दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी यूपीएसआई और कांस्टेबल की भर्ती में पिछली वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस लेक्चर के अंतर्गत प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं तो उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपूरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हो तो उसके अंतर्गत प्रस्तावना के 4 मूल तत्व बताए गए हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा भारत की प्रकृति, तीसरा हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है और चौथा हमारे संविधान की लागू होने की तिथि को बताता है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं संविधान के अधिकार का स्रोत। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत के लोगों से प्राप्त होती है। जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहण करता है। नेक्स्ट, भारत की प्रकृति के बारे में जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि भारत कैसा देश है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। देखो, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं ना तो उसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं पढ़ना चाहते, केवल आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया पता लग जाएगा कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने क्या बोला है कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि परिचय पत्र होता है। और ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था N.A. पालकीवाला ने। जो N.A. पालकीवाला थे उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। तो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट, यह भारत के संविधान का उद्देश्य बताती है कि हम भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये सारे के सारे क्या हैं, संविधान के उद्देश्य हैं। जैसे जब हमारे संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार का न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। और इसी प्रकार से 2 प्रकार की समता की बात हमारे संविधान के उद्देशिका में की गई है। नेक्स्ट जानकारी हमें पता लगती है कि जो हमारे संविधान है उसके लागू होने की तिथि भी कौन बताती है? हमारी प्रस्तावना बताती है। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें आप क्या देखोगे, जैसे संविधान की प्रस्तावना है उसमें सबसे नीचे यहाँ पर एक तारीख देखने को मिलेगी। वो तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। इस दिन भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। और इस दिन भारतीय संविधान के कुल मिलाकर 16 आर्टिकल लागू हुए थे, जबकि जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसी दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था, क्योंकि भारतीय संविधान में जितने आर्टिकल्स हैं, कितने 395 आर्टिकल हैं, वो पूर्ण रूप से लागू कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। जबकि 26 नवंबर 1949 को कितने होते? 16 आर्टिकल। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर विधि दिवस के रूप में। और 20 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके 4 मूल तत्व हैं, 4 जानकारी देती है। हमारे भारत की प्रकृति बताती है, संविधान के जो सोर्स है, सोर्स ऑफ द पावर कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से मिलती है, वो भारत के लोगों से मिलती है, ये जानकारी देती है। संविधान का उद्देश्य बताती है और संविधान के लागू होने की तिथि हमारे संविधान की प्रस्तावना बताती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा इस संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे।
पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 1976 में कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 42वें नंबर का, जिसके माध्यम से 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये शब्द मैडम इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जोड़े गए थे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और ध्यान रखना, मात्र एक बार ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ध्यान रखना, केवल एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वें नंबर का। और कब हुआ था? 1976 में। अगर आपको इस सन याद नहीं है तो देखो ऐसे याद रखना है, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, तो 1976। एक आपसे पूछा जाएगा 44वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ था? वर्ष 1978 में। इसको कैसे याद रखना है? 4 और 4 का सम कितना होता है? 8, तो ये याद रखना 1978। और 4 और 2 का सम कितना होता है? 6, तो आंसर होएगा 1976। और इसके माध्यम से 44वें के माध्यम से हमने क्या करा था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पर, ये क्या होता था? एक फंडामेंटल राइट होता था। इसको हमने क्या करा? फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया और इसको हमने आर्टिकल 300A के अंतर्गत जगह दे दी। और आज के समय पर इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर कहीं का दर्जा दे दिया गया, लीगल राइट अर्थात विधिक राइट बना दिया। देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो 12 से लेकर 35 तक हैं, और जब इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया तो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से तो ये ऑब्वियसली निकल गया। तो इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को। और इसको हटाया था 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये हमें जानकारी देती है भारत की प्रकृति के बारे में। भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक। तीसरी हमें जानकारी देती है इसके उद्देश्य के बारे में। क्या क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समता के बारे में। हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। नेक्स्ट 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार की। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि ये क्या बताता है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ ये हमें क्या जानकारी देता है? संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। कभी कभी आपसे ये विक्रम संवत में भी पूछ लेती है, और विक्रम संवत कितने साल आगे होता है? 57 साल आगे। तो 1949 में जब 57 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? विक्रम संवत 2006। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1949 में हमें क्या जोड़ देना है? 57 जोड़ देना है। 9 7 16, 4 5 9 और 1 10, 19 और 1 20। तो 2006 हमारा क्या हो जाएगा? विक्रम संवत हो जाएगा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। ठीक है। और इस दिन क्या करा था? जो हमारी संविधान सभा है उसने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा है उसने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था? तो कब किया था? 26 जनवरी 1949 को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो इनको कब जोड़ा गया था? अभी बताया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में। किसकी सरकार के द्वारा? मैडम इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो प्रस्तावना का हमने कंसेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जैसे हमारे यहाँ पर लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के यहाँ पर लिखा गया है वो है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो जो आइडिया लिया है ना हमने प्रस्तावना का, वो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो अमेरिका है उसका सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, अर्थात लिखित संविधान वाला जो सबसे पहला देश है वो अमेरिका है। कब लिखा गया था? 1787 ईस्वी में। और इसी देश ने सबसे पहले प्रेमबल का कंसेप्ट डेवलप किया था अपने यहाँ पर। बाकी देशों ने भी यहीं से फॉर्मेट फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो हमने भी फॉर्मेट फॉलो किया, इंडिया ने भी, वो किसका फॉलो किया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि जो एक प्रस्तावना है ये बनी कैसे थी? तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंतर्गत यानी कि संविधान सभा के अंतर्गत एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंतर्गत पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946। ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में इस प्रस्ताव को पूरी की पूरी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 के दिन। तो ये बात आपको याद रखना है। जो वर्तमान में हमारी प्रस्तावना है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही क्या है? ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? इसकी नींव है किसकी? प्रस्तावना की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है यूनाइटेड स्टेट की प्रेम्बल और इधर है इंडिया की प्रेम्बल। तो जैसे ही आप इंडिया की प्रेम्बल में देखोगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही जो यूनाइटेड स्टेट की प्रेम्बल है उसके अंतर्गत भी आप देखोगे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो जो लगभग फॉर्मेट है वो हमने किसका फॉलो किया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फॉलो किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हमने प्रस्तावना का आइडिया अर्थात विचार लिया है वो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जबकि लैंग्वेज को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और जो चार्टर फॉलो किया है हमने वो चार्टर लिया है हमने किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये 3 क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछे जाएंगे। आइडिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और चार्टर लिया है यूएनओ का। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? तो देखो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है? तो देखो, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन निर्माताओं की मन की कुंजी कहा जाता था। किसको? हमारी प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को। और ऐसी बात किस केस में कही गई थी? तो ये बात कही गई थी बेरूबारी के मामले में। दोस्तों, जो बेरूबारी का मामला है वो 1960 में आया था। इस केस के अंदर पहली बात तो ये कही गई थी कि जो हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी है। और दूसरी बात ये कही गई थी कि जो प्रेम्बल अर्थात प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऐसी बात किस में कही गई थी? बेरूबारी के मामले में। और दोस्तों, ये जो बेरूबारी जगह है ये वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पड़ती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। कब आया था ये मामला? 1960 में। ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बात कही गई थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसमें तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कौन सा मामला था जिसमें यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है? तो ये बात कही गई थी भाई केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट के बारे में। और ये केस आया था कब? 1973 में। इस केस को ध्यान रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस केस में ये बात कही गई थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। दूसरी बात आपको केशवानंद भारती के मामले से ये याद रखनी है कि इस केस के अंतर्गत 13 जजों की बेंच बैठी थी। उसने अपना निर्णय 7-6 के निर्णय से सुनाया था। और आज तक की भारत के इतिहास में जो बेंच बैठी है ये सबसे बड़ी बेंच थी। इसलिए भी ये केस क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी केस के अंतर्गत एक कंसेप्ट डेवलप किया गया। कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मूल ढांचे का कंसेप्ट है या फिर आधारभूत ढांचे का कंसेप्ट है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो किस केस के अंतर्गत डेवलप किया गया, विकसित किया गया? वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत डिस्कस किया गया था। ध्यान से सुन लेना, केरल राज्य है यहाँ पर, ठीक है। कब आया था? 1973 में, जब भारत के अंतर्गत क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। तो मैं इस केस को याद करने के लिए क्या करता हूँ कि इस केस का नाम ही क्या रखा हुआ मैंने? टाइगर केस। तो इसलिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस लगता है। और दूसरी बात दोस्तों, कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट में क्या कर सकती है? चेंजिंग कर सकती है, यानी कि उसको अमेंड कर सकती है। ऐसी बात किस में कही गई थी? केशवानंद भारती के मामले में। लेकिन जुडिशरी ने पार्लियामेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि आप फंडामेंटल राइट में तो चेंजिंग कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत चेंजिंग नहीं कर सकते। जो चीज़ भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचे का भाग बन जाएगी या फिर मूलभूत ढांचे का भाग बन जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
जैसे आप देखोगे आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों के दोनों एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी इनको नहीं हटाया जा सकता। जैसे हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत सेक्युलर वर्ड है या फिर डेमोक्रेटिक वर्ड है, रिपब्लिक वर्ड है, आप इन शब्दों को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पार्लियामेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया किसने, हमारी जुडिशरी ने, कि आप फंडामेंटल राइट में तो चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज करोगे। आज के समय पर कितने फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आप सभी मुझे बताओ सेक्शन में नीचे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन है यूपीएसआई मेंस का 2014 का। तो उस समय के हिसाब से पूछा है कि पिछले 2 वर्षों में कौन सा अधिनियम पारित किया था। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उस समय के हिसाब से ऑप्शन सी, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न यानी कि निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम से रिलेटेड जो कानून आया था वो पास किया गया था। ठीक, कब, 2014 के पहले। और दोस्तों अभी क्या चल रहा है, 2024 का स्टार्टिंग का मंथ चला है जनवरी। आपको पता होगा कि हमने हाल फिलहाल में 2023 में ही हमने एक वुमेन से रिलेटेड बिल पास किया है जिसको वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से याद करनी है। साथ ही साथ आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अभी 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए थे जो कि क्या बन चुके हैं, एक्ट की फॉर्म ले चुके हैं। और इन्होंने क्या करा है, जितने भी हमारे यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट थे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सबको क्या करा है, रिप्लेस कर दिया है। और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है ये भी बात आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो हमारे यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट थे पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन सबको चेंज कर दिया गया है। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुए लेकिन इनको राष्ट्रपति की असेंट मिल चुकी है। जब इनको पार्लियामेंट में पेश किया गया तो तब क्या थे, बिल थे। अब राष्ट्रपति की इनको स्वीकृति मिल गई तो ये क्या बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस इनको रिप्लेस करने के बाद में जो नए 3 क्रिमिनल बिल आए हैं उनके नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 की जगह पर क्या है, भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी 1973 का कानून है, इसकी जगह पर आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, बीएनएसएस। नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आया है भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि बिल, अब ये बिल नहीं रहे, ये क्या बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं। एक्ट कब बन जाता है, जब राष्ट्रपति की उसको स्वीकृति मिल जाती है तो ये क्या बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं, अधिनियम बन जाते हैं। कि आपको इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना आईपीसी कब का है, 1860 का है, और इंडियन एविडेंस एक्ट कब का है, 1872 का है। जबकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता है वो कब का है, 1973 का कानून है। आईपीसी का मतलब होता है हिंदी में भारतीय दंड संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब होता है दंडिक प्रक्रिया विधि। जैसे आईपीसी के अंतर्गत लिखा गया है कि आप कोई क्राइम करते हो उसको लिए कितनी सजा होगी, ये सारी की सारी बातें कहाँ पर लिखी गई हैं, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर देखो नाम से ही क्लियर है, प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कि उसको अचीव करने का क्या रहेगा, जैसे कि कोई क्राइम हुआ तो आप क्या करोगे, एफआईआर दर्ज कराओगे या फिर कंप्लेन दर्ज कराओगे, उसके हिसाब से उसको किस तरीके से जेल में जाना पड़ेगा या फिर उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, ये सारी की सारी बातें कहाँ पर लिखी गई हैं, सीआरपीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, नाम से ही क्लियर है कि इसके अंतर्गत साक्ष्यों से रिलेटेड बातें होंगी कि कब कोई चीज़ साक्ष्य होगी और कोई चीज़ साक्ष्य नहीं होगी, कब किसी भी साक्ष्य को न्यायालय के अंतर्गत पेश किया जाएगा, न्यायालय डिसाइड करेगा कि ये चीज़ साक्ष्य के अंतर्गत आएगी, एविडेंस के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी। इस तरीके की बातें इस एक्ट के अंतर्गत बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को क्या बनाती है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत आपको भारतीय संविधान की प्रकृति पता लगती है कि भारत क्या है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो इसने पूछा है क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष देखो यहाँ पर वर्ड आपको लिखा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, अर्थात जो
संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार किया था, उस समय पर भारतीय संविधान के अंतर्गत केवल 8 अनुसूचियां होती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये सारी की सारी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, इसलिए आपको पहले जाकर लास्ट लेक्चर देखने चाहिए। सीक्वेंस के हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें भी हल्का सा बता देता हूँ कि जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, किसके द्वारा कराया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? लैंड रिफॉर्म, जो भूमि से संबंधित जो सुधार थे उनको जोड़ा गया था, और जो जमींदारी व्यवस्था थी उन सभी का क्या कर दिया गया था? उन्मूलन कर दिया गया था, उनको एबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। साथ ही साथ 9वीं अनुसूची से रिलेटेड हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया जाएगा, जुडिशरी क्या नहीं कर सकती थी? उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी। लेकिन वर्ष 2007 में एक मामला आया IR कोहिलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसमें यह कहा गया, एक गाइडलाइन जारी की गई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी कानून इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, हम क्या कर सकते हैं? उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर कोई कानून जोड़ा गया तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ये सारी की सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार। मूल अधिकार को दोस्तों अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है, और ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किए गए हैं। भाग 3 को दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो कि आपको राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। अगर राज्य यानी कि स्टेट या फिर देश आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट जा सकते हो आप 226 के अकॉर्डिंग। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? आपके फंडामेंटल राइट को सिक्योर करते हैं, अर्थात संरक्षण प्रदान करते हैं। और इसके माध्यम से ये दोनों क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं, और रिट के माध्यम से ये क्या करते हैं? आपके फंडामेंटल राइट को सिक्योर करते हैं। और दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर प्राप्त है किस मामले में? रिट जारी करने के मामले में। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही मामलों में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट से अलग मामलों में भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, एक बेसिक आइडिया। हालांकि हम आने वाले टाइम में सारे के सारे डिस्कस करेंगे जब हम मूल अधिकारों से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, बस अभी ये याद रख लो, हाई कोर्ट जा सकते हो आप 226 के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 के अकॉर्डिंग। ये क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। रिट कितने प्रकार की डिफाइन की गई है? 5 प्रकार की। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की, क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही रिट जारी करने की पावर है। जबकि हाई कोर्ट के पास 5 से अन्य मामलों में भी, यानी कि फंडामेंटल राइट से अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। ठीक, तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो देखो, समाजवाद नहीं दोस्तों, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमने बताया था कि जो 44वें नंबर का संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1978 में। और इसके द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले क्या होता था? फंडामेंटल राइट होता था, उसको हमने क्या बना दिया? एक लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार के रूप में बदल दिया। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपकी UPSI या फिर कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें पिछले वर्षों में पूछे गए थे। यहाँ पर सारे के सारे प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो चलिए हम 1-2 मिनट के अंदर जो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर हम रिवाइज करते हैं कि प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये भारत की प्रकृति बताती है कि भारत कैसा राष्ट्र है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। तीसरी बात, ये इसके उद्देश्य के बारे में बताती है कि न्याय, स्वतंत्रता और समता के बारे में, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की। तो ध्यान रखना, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की। नेक्स्ट,
ये हमारे संविधान की लागू होने की तिथि को बताती है। कौन सी? 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और इस दिन भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल लागू हुए थे। जबकि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को हमने क्या करा था? जो हमारी संविधान सभा थी उसने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। ठीक। नेक्स्ट, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, इन तीनों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था और अब तक मात्र एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और कौन सा है वो? 42वें नंबर का। किसने किया? मैडम इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो बेरोजगारी मामला था उसमें प्रस्तावना के बारे में क्या बात कही गई थी? तो इसमें कही गई थी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, यानी कि संविधान का भाग नहीं है। और बात क्या कही गई थी इसमें बेरोजगारी मामले में? कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके मन की कुंजी है। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन 1973 में एक केस आया था, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। बेरोजगारी मामला कब आया था? 1960 में। और ये जो न्याय का कंसेप्ट है ये लिया था हमने रशियन रिवॉल्यूशन से, यानी कि जो रूस की क्रांति हुई थी वहां से हमने ये कंसेप्ट लिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। कहां से? रशियन रिवॉल्यूशन से। जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, यानी कि लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों शब्दों को हमने लिया है कहां से? फ्रांस की क्रांति से। ठीक। और फ्रांस की क्रांति से ही हमने क्या लिया है? गणतंत्र का कंसेप्ट लिया है। ठीक। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये जो केशवानंद भारती का मामला था इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने अपना निर्णय 7/6 के रेशो से सुनाया था। आज तक की ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी है, संवैधानिक पीठ बैठी है सबसे बड़ी। इससे बड़ी आज तक भारतीय संविधान के इतिहास में कोई भी संवैधानिक बेंच नहीं बनी। ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1973 में आया था। और प्रस्तावना का विचार हमने कौन सी कंट्री से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जबकि लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और चार्टर कहाँ से लिया है? यूएनओ का लिया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये थे कुछ प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की।